हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम इतना बांध के रख लीजिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन लगभग यहाँ से आएगा इंटीग्रल कैलकुलस से। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 मिला करके कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इंटीग्रल्स में क्या है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है और पार्ट 1 हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। चैप्टर 7 पार्ट 2 शुरू हो जाता है एनसीईआरटी का। तो इंटीग्रल्स को समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा पहले पार्ट 1 में अभी क्या क्या ख़त्म करके आए हैं तुरंत वो देख लेते हैं। अभी जस्ट जो ख़त्म करके आए हैं चैप्टर 5 और 6 का बात कर रहे हैं, जहाँ से कैलकुलस शुरू हुआ था। कैलकुलस दो तरह का, एक था डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म करके पहुंच चुके हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म कर दिए हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का बात करते हैं अभी हम लोग पहले थोड़ा सा। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या था? तो डिफरेंशियल कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें अगर कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल पाते थे। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच था मैथ का जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे थे। ये क्या था? f'(x) क्या है? ये है डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव। इसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव, और वो है डेरिवेटिव। तो प्रिमिटिव दिया हुआ रहता था, डेरिवेटिव फाइंड करते थे किसमें? डिफरेंशियल कैलकुलस में। और प्रिमिटिव से डेरिवेटिव फाइंड करने का जो ये प्रोसेस था, ठीक है, ए प्रोसेस which is used to find derivatives। ठीक है, प्रिमिटिव था, डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। ये प्रोसेस क्या कहलाता था? इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसका प्रिमिटिव से डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते थे जिस मेथड का यूज करके। और ये सारा काम जिस ब्रांच के अंदर होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव को हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते थे। dy/dx क्या था? ये भी डेरिवेटिव ही है। मतलब dy/dx लिखें या f'(x) लिखें या फिर y' लिखें या y1 लिखें, ये सब चीज़ एक ही था। ठीक है, ये सारा सिंबल एक ही चीज़ है। f'(x), dy/dx, y', y1, ये सब सारा सिंबल सेम है। ये सब डिनोट क्या करता है? dy/dx था क्या अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जाए, जैसे x y ऑरिजिन, ये है, मान लेते हैं y = f(x), कोई फंक्शन है। तो f'(x) जो निकलता था वो क्या होता था, या dy/dx जो निकलता था वो क्या होता था? इसको बोलते थे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व। ठीक है, dy/dx क्या था? जो ये कर्व जो दिया हुआ है, कोई भी f(x) = कोई भी कर्व जो दिया हुआ है, उसका उस पर जितना भी टेंजेंट होगा सबका स्लोप कौन होगा? dy/dx। जैसे अब ये वाला कर्व है, ये मान लेते हैं कि
ए से लेकर के बी तक गया है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा एकदम आसान लगेगा समझने में। x इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं क्लियर करके, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक गया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, अब देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व था वो x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक पहुंचा, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व। अब इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में ढेर सारा पॉइंट है ना, बहुत सारा पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट ये है मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, 3 पॉइंट लिए, इन्फिनाइट पॉइंट है वहाँ। तो हर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, ऐसे खींच दिए। इस पॉइंट पर भी खींच दीजिए ऐसे, ऐसे 3 टेंजेंट खींच दिए हम अलग अलग पॉइंट पर। अब कहेंगे कि तीनों टेंजेंट का स्लोप इसी से पता चलेगा। हाँ, इसी से पता चलेगा। कैसे? इस टेंजेंट का स्लोप अगर हमको चाहिए इसका तो कैसे बताते हैं? ये टेंजेंट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे ये टेंजेंट खींचा हुआ है वो पहले पता करेंगे। मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पे वो खींचा हुआ है, ये वाला x इज इक्वल टू 4 पे खींचा हुआ है, ये वाला x इज इक्वल टू 9 पे खींचा हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो निकला उसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप पता करेगा। dy बाई डी एक्स में ही x के जगह 4 पुट कर देंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। dy बाई डी एक्स में ही x के जगह 9 पुट कर देंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन जो दिया हुआ था उसका जो डेरिवेटिव है वो उसी फंक्शन पर जितना भी टेंजेंट आएगा सबका स्लोप बताता था वो, और अलग अलग x का वैल्यू रख करके सारे टेंजेंट का स्लोप हम लोग पता कर सकते थे। तो dy बाई डी एक्स क्या था? डेरिवेटिव तो कहते ही थे, ये ज्योमेट्रिकली क्या था? ये स्लोप था। किसका? टेंजेंट टू द कर्व का। ठीक है, ऑल टेंजेंट टू द कर्व का ये स्लोप डिनोट कर रहा है। तो ये सब काम तो हम लोग कर लिए थे वहाँ, कहाँ? डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होगा वो देखिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस अब यहाँ देख रहे हैं, दूसरा नंबर वाला इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, अब बैठे बैठे क्या दिमाग में आया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमको डेरिवेटिव दे दिया है और प्रिमिटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव हमको दे दिया है और प्रिमिटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अगर हम किसी से भी पूछें कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, या डी डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा, या फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा। तो अभी अभी डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोग खत्म करके आए हैं तो तुरंत बता सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स कितना? ex। और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना? 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स को ये सब चीज़ से तो डिनोट करते ही हैं, इसको पढ़ते क्या हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वैसे भी लिखा जाता है। तो खैर वो सब डिफरेंशियल कैलकुलस में बताया जा चुका है। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, ये 3 फंक्शन का। इसमें ये था प्रिमिटिव और ये है डेरिवेटिव। ये हमारा फंक्शन था और इसका जब डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला। तो डेरिवेटिव कौन होगा? राइट साइड वाला, ये डेरिवेटिव है। ex का डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ ex विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप, ये बहुत छोटा चीज़ है लेकिन इसको पढ़ते हैं बहुत लंबा खोल करके। क्या ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ऐसे हम लोग पढ़ देते हैं। लेकिन ये है क्या? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x, इसको ऐसे पढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं। तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब ये प्रिमिटिव था और ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक, अब यहाँ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमसे पूछा जाए कि 1 का प्रिमिटिव कौन है, 1 का
प्रिमिटिव कौन है? ये तो प्रिमिटिव था, ये डेरिवेटिव है, तो ये अगर डेरिवेटिव है तो इसका प्रिमिटिव कौन है? x। ex का प्रिमिटिव कौन है? ex। 2x का प्रिमिटिव कौन है? एक्स स्क्वायर। तो बस एकदम सिचुएशन अब उल्टा हो जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पूछा जा रहा था? प्रिमिटिव बता के डेरिवेटिव पूछ रहा था। यहाँ पे डेरिवेटिव बता करके और प्रिमिटिव पूछेगा। ठीक है, ये काम एकदम उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ dy बाई dx तो हमको बता देगा और निकालने के लिए क्या बोलेगा? y। ठीक है, f डैश x तो बता देगा, fx निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो रिजल्ट निकल के आता है इसको पहले तो बता दिए। ये सब क्या था? ये था डेरिवेटिव, ये था डेरिवेटिव, और ये क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ये भी डेरिवेटिव है, ये प्रिमिटिव है। इसमें डिफरेंशियल में क्या हो रहा था? प्रिमिटिव था, हम लोग जा रहे थे डेरिवेटिव की तरफ। यहाँ डेरिवेटिव पहले है, प्रिमिटिव हमको फाइंड करना है। प्रिमिटिव मतलब, प्रिमिटिव का एक और मीनिंग है इंटीग्रल्स, इसी को बोलेंगे हम लोग इंटीग्रल्स। और डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा, प्रिमिटिव फाइंड करेंगे तो ये जो जिस प्रोसेस का यूज होगा, है ना, ए प्रोसेस which is used to find primitives और integrals। ठीक है, प्रिमिटिव या उसी का नाम इंटीग्रल्स भी होता है। तो एक प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड प्रिमिटिव्स और इंटीग्रल्स इज कॉल्ड या नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस था कि प्रिमिटिव दिया हुआ है तो डेरिवेटिव फाइंड करना। इंटीग्रेशन कौन सा प्रोसेस है? डेरिवेटिव दिया हुआ है, प्रिमिटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव फाइंड करेंगे। ये तो हो गया इंटीग्रेशन प्रोसेस। अब इंटीग्रेशन का कुछ सिंबल है। अब इंटीग्रेशन भी देखिए, इंटीग्रल्स जो निकल के आता है, ये जो काम हम लोग करेंगे कि डेरिवेटिव दिया हुआ है और प्रिमिटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग काम करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। क्यों इनडिफिनिट इंटीग्रल है वो भी देख लेते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा फिगर से भी समझते चलते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में प्रिमिटिव दिया था, डेरिवेटिव फाइंड करना था, मतलब फंक्शन दे दिया था और टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे हमको फाइंड करना था, टेंजेंट का स्लोप। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसे 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 ये सब टेंजेंट दे दिया है हमको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा एकदम। और अगर नहीं समझ में आता है तो हम जितना भी चीज़ बोल रहे हैं उसको दोबारा आप सुनिए, वीडियो को दोबारा देखिए, नेट बर्बाद कीजिए, लेकिन दोबारा देखिए उसी चीज़ को, एकदम सब समझ में आएगा। एक एक चीज़ जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 टेंजेंट यहाँ दिया हुआ है। ठीक, हमको क्या करना है कि एक ऐसा कर्व फाइंड करना है जो तीनों टेंजेंट को टच करते हुए चला जाए। ठीक है, देखिए एक ऐसा कर्व हमको फाइंड करना होगा जो तीनों लाइन को एक एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जाए। इस तरह से ये फंक्शन हमको फाइंड करना है। मतलब dy बाई dx तो हमको दे दिया है, fx फाइंड करना है, या f डैश x दे दिया है, fx फाइंड करना है। ये सारे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि टेंजेंट का स्लोप हमको पता रहेगा, फंक्शन फाइंड करना है। तो फंक्शन को हम लोग बोलते थे प्रिमिटिव, और ये जो था ये था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व, किसी भी कर्व का। ऑल टेंजेंट्स का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। टेंजेंट दिया हुआ है, फंक्शन फाइंड करना है। अब इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल्स क्यों बोलते हैं, किसको,
जब हमको एफ डैश एक्स दे दिया है, जैसे हमको एफ डैश एक्स दे दिया है, एफ डैश एक्स दे दिया है मतलब 2x, और बोल रहा है कि इसका प्रिमिटिव बताओ। तो जैसे अब देखिए उसका सिंबल भी देख लीजिए, हाँ, जैसे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये था। तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, प्रिमिटिव। फिर से नोट कराते जा रहे हैं, बस यही दो नाम याद रखिए ना, प्रिमिटिव या इंटीग्रल। इंटीग्रल याद रखिए, और इसको क्या बोलते थे, डेरिवेटिव, इसको बोलते थे डेरिवेटिव। ठीक, अब इसमें 2x का प्रिमिटिव होगा एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ऐसे, 2x का प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव को कैसे दिखाएंगे, डिफरेंशिएशन को तो दिखाते थे डी बाई डी एक्स से, इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाते हैं इस सिंबल से, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। x के रेस्पेक्ट में होता था तो यहाँ dx से डिवाइड करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और d इधर आके 1/d हुआ, 1/d कन्वर्ट हो गया किस में, 1/d किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन सिंबल में। ठीक है, ये dx को यहाँ भेज दिए, और d उधर जाएगा तो 1/d यहाँ लिखेंगे, उसको 1/d नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। ये है इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ क्या था, अब ये क्या चीज़ था, ये है डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव, और ये क्या है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है ये, या फिर इंटीग्रल्स। ठीक है, और भी एक नाम है इसका, क्या, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको। तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और बताते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से पता चला था, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करते थे तो क्या मिलता था, 2x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x था, इसलिए 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखिए, अगर डिफ्रेंशिएशन हम करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तब तो बताइए क्या होगा, 2x। ठीक है, यही तो होगा। डिफ्रेंशिएशन हम करें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 2x। डिफ्रेंशिएशन हम करें एक्स स्क्वायर प्लस 100 का, तो 2x। ठीक, अब यहाँ है ना, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन था 2x, तो 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका मतलब 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100। अब ये वाला चीज़ तो हम लोग पहले पढ़ के आ गए। ठीक,
अब यहाँ क्या पढ़ा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 2x dx लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, आंसर कौन वाला होगा? और अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो और दिक्कत, ठीक है, कौन सा लगाएंगे? तो इसीलिए क्या होता है कि इंटीग्रेशन में इसके हिसाब से तो ये वाला सही है, इसके हिसाब से ये सही है, इसके हिसाब से ये सही है, सब सही है अपने अपने जगह पर, गलत नहीं है कोई। लेकिन हमको कुछ ऐसा आंसर लिखना है कि सबको सेटिस्फाई कर दे, हमको कन्फ्यूजन नहीं रहे उसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2x dx का जो असली वाला आंसर है उसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, ये तो सब में है, और जो नंबर मिलते जा रहा है वहाँ क्या लिख दिए हम, c, ठीक है। नंबर जो वहाँ लिख दिए वो c है। अब c का वैल्यू 0 1 2 3 4 जो अपना डालना है डाल लो, 0 डाल दो तो ये मिल जाएगा, 1 2 3 4 100 जो डालना है डाल दो। इसीलिए क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, ये जो इंटीग्रेशन है ये इनडिफिनिट है, ये एक डिफिनिट आंसर नहीं दे रहा है, c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी जोड़े, अब यहाँ c जो था ये क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टोटल जो रिजल्ट आया ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल, या फिर एंटी डेरिवेटिव। कितना बार नाम बता दिए इसका, तो एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए ये सब, एंटी डेरिवेटिव। और क्या बताया इसका नाम, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, ठीक है, 3 नाम इसका है। ये जो 2x है यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो ये x को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे वहाँ dy dx यूज करते थे, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब ये इनडिफिनिट इंटीग्रल क्यों कहलाता है ये पता चल गया। इनडिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग कौन सा काम करते हैं, डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, या प्रिमिटिव फाइंड करते हैं, या इंटीग्रल फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको इनडिफिनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर डिफिनिट नहीं आ रहा है, ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। तो अच्छा, इसको इनडिफिनिट इंटीग्रल बोल दिए। इंटीग्रल कैलकुलस क्या था, इंटीग्रल कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम डेरिवेटिव से प्रिमिटिव फाइंड करने के लिए सीखते हैं, और उस जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग डेरिवेटिव से प्रिमिटिव फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, समझ लीजिएगा सब, ठीक है। और कोई ऑर्डर देगा कि इसका इंटीग्रेशन निकाल दो तो डायरेक्ट लिखेगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब जो वर्ड मिल रहा है ना, सबका समझ बढ़िया से बना लीजिएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, ये समझ में आ रहा है कि एक मैथ का अलग ब्रांच है, ठीक है, जिसमें जिस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, डेरिवेटिव से प्रिमिटिव कैसे फाइंड करें, ठीक है, डेरिवेटिव से प्रिमिटिव कैसे फाइंड करें, मतलब टेंजेंट अगर हमको दे दिया है तो ये कर्व हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो 3 ही टेंजेंट खींचे हैं, ढेर सारा टेंजेंट रह सकता है, वो कर्व कैसे फाइंड करें। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, तो इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। 20 नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो ध्यान रखना है, यहाँ से इंटीग्रल से क्वेश्चन छूटने ना पाए, हर पेज पलटेंगे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से देखेंगे, और ये तो इसका खाली अभी कॉन्सेप्ट है, सारा वर्ड पहले दिमाग में घुसाने के लिए, बाकी तो सब फॉर्मूला पे काम चलेगा।
तो अभी अभी देखे सारा नाम के साथ सब कुछ लिख दिए थे उसमें कि 2x dx का इंटीग्रेशन कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। क्यों हुआ था ये? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता था, 2x। मतलब अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो f डैश x इज इक्वल टू 2x लिखते हैं, ठीक है। एक तो डिनोट करने का ये तरीका है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यही तो लिखा था ऐसे, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y मतलब एक्स स्क्वायर का, तो कितना मिलता है, 2x मिल जाता है। ये था डिनोट करने का तरीका। तो मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस फंक्शन को बोले थे प्रिमिटिव, डेरिवेटिव फाइंड किए। अब इसमें डेरिवेटिव दिया हुआ है 2x dx, तो कितना निकल गया था, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर सिर्फ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस c लिखेंगे, ये हुआ था हमारा परफेक्ट आंसर, ठीक है। ये हुआ था हमारा परफेक्ट आंसर। अब ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल आया हमारा, ये जो इंटीग्रल आया, ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है? तो क्या दे रहा है उसको देखते हैं यहाँ नोट करके, ग्राफ बना करके। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या दे रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकली कैसा फिगर बनाएगा हमको, कैसा फिगर देगा वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 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 ध्यान से देखिएगा, सब समझते जाइएगा पीछे से भी। पहले क्या हो रहा था, फंक्शन दे दिया था, ठीक है। इस पर ये जो टेंजेंट था ये हम लोग निकाल रहे थे, कैसे, डेरिवेटिव फाइंड करके। तो इस बार भी हम लोग करेंगे ना कि अगर टेंजेंट सब बता दिया है तो ये कर्व हम फाइंड करेंगे और उसको ड्रॉ भी करना चाहेंगे कि वो कैसा कर्व देगा। तो इंटीग्रल हमेशा कैसा कर्व देता है, खास करके कैसा, इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। खास करके इनडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल अभी नहीं बताए हैं, तुरंत बता रहे हैं। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल जो ये निकला हमारा, वो कैसा ग्राफ देगा हमको, ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं उसका, ठीक है। तो जैसे 2x का इंटीग्रेशन किए तो क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी, डिफरेंशिएशन नहीं ना, डिफरेंशिएशन नहीं, क्या, इंटीग्रेशन 2x dx, इंटीग्रेशन कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें इसका हम ग्राफ जानना चाहते हैं कि इंटीग्रल जो आया वो कैसा ग्राफ देगा हमको, ठीक। तो देखिए c के जगह पर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ऐसे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी के जगह 0 डाल दिए तो कैसा मिलेगा कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कैसा मिलता है। जैसे देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया जब c इज इक्वल टू आप 0 पुट किए, c इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा ना। अब इसमें x के जगह 0 पुट करें तो कितना मिले, y भी 0, x के जगह अगर 1 पुट करें तो y 1 और x के जगह -1 पुट करें तब भी y 1। मतलब ये कर्व कुछ इस तरह से जाने वाला होगा, ऐसा कर्व होगा, ठीक है। फिर c इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x के जगह 0 और y के जगह 0 डालिए तो कितना मिलेगा, 1। x के जगह 0 डालें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1, है ना। x के जगह 0 पुट कीजिए इसमें, तो पहले इसमें फिर इसमें, तो आप चेक कर लीजिए, सबका ग्राफ बना के ऐसे बन जाएगा। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा जब c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये कुछ यहाँ से पार करने लगेगा, -1 डालिएगा तो कुछ यहाँ से ऐसे पार करेगा। इसका मतलब कि इनडिफिनिट इंटीग्रल जो है
है ना, indefinite integrals give us a family of कर्व्स। इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या देता है हमको? फैमिली ऑफ कर्व्स। और डिफिनिट इंटीग्रल क्या देगा उसको भी देख लीजिए, फिर पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए डेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है। डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे एक कर्व है, ठीक है, जैसे एक कर्व है, मान लेते हैं कि ए से बी तक गया, तो इस कर्व के अंडर का जो ये एरिया आ रहा है ना, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सीखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल में। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं। देखिए डेफिनिट इंटीग्रल्स give us the area under the curve within a given interval, ठीक है। किसी भी इंटरवल में, इंटरवल मतलब x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, ये कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है उसका बात कर रहे हैं हम। हो सकता है कि कर्व और आगे भी चला जाए, लेकिन हमको यहीं तक का चाहिए, और आगे तक का चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि। तो किसी भी इंटरवल का बात करेंगे, जैसे साइन एक्स का है, तो साइन एक्स का तो इन्फिनाइट जा रहा है, तो उसका जब एरिया निकालने का रहेगा तो हमको कुछ तो बताया जाएगा ना कि किस इंटरवल में निकालना है, तो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया हमेशा गिवन इंटरवल में बात होगा। और हम लोग निकालते कैसे हैं इस चीज़ को, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एरिया अंडर कर्व को कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई देगा, है ना। एरिया अंडर ए कर्व, कौन सा कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कहाँ से कहाँ तक, कौन सा इंटरवल, तो a से लेके b तक, ठीक है। x इज इक्वल टू a से लेके b तक, आप वैसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b इज, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, ऐसे निकलेगा। खैर वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, तो इसीलिए हम ज़्यादा बात उस पर नहीं किए अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का इतना ही था। अब कुछ हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, है ना, कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला लिखने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो इंटीग्रल फार्मूले, है ना, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल फार्मूले, ठीक है। देखिए फार्मूला भी कितना आसान है कि अगर जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है, जिसको डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है, आसानी से इंटीग्रेशन कर सकता है। देखिए जैसे अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए इस फंक्शन का, चलिए यहीं लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बताइए इसका, तो क्या होगा, थोड़ा सा रफ करते हैं यार, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन पता है सबको, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड होगा, ये कैसे फाइंड होगा बताइए, डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो इसमें देखिए ये वाला चीज़ तो कांस्टेंट है एन प्लस वन, तो इसको तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो रह जाएगा यहाँ बाहर में, इनटू एक्स का पावर एन प्लस वन, तो एक्स का पावर एन था तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे डिफरेंशिएशन इस तरह से कर दिए, तो एक्स का प्लस एन प्लस वन पावर है, तो क्या लिखेंगे उसको, एन प्लस वन इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन माइनस वन,
ये ख़त्म, तो x का पावर n, और ये n+1 से ये n+1 ख़त्म, तो क्या मिल गया डिफ्रेंशिएशन। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमको क्या मिला, xn। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं अभी हम। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ xn जब होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा हमको, इतना, और प्लस c का वो जादू तो याद है। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता था, 1। इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कितना, x और प्लस c। ठीक है, हर इंटीग्रेशन सिंबल जैसे ही हटेगा प्लस c। ये जो रिजल्ट मिल रहा है इसको क्या बोलते थे, प्रिमिटिव इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं अब। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या, फार्मूला बहुत काम करेगा, है ना। पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज तो लगातार इसी पे ख़त्म होगा, फिर चौथे के लिए थोड़ा सा फार्मूला है, फिर पाँचवें छठे के लिए फिर कुछ फार्मूला है, तो 3-4 एक्सरसाइज तो समझ जाएगा इसी पे। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फार्मूला है, याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, कितना सिंपल तो है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या, cos x होता था। इसका मतलब कि cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। d dx ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस साइन x। ठीक है, ये होता था। इसका मतलब कि माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, cos x। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला में लिख रहे हैं, तो ये माइनस हम यहाँ नहीं लिखते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करते हैं तो माइनस साइन x मिलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x करें तो ये माइनस हट जाए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x इज इक्वल टू साइन x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता था, sec स्क्वायर x। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, चलिए ना, cot x इज इक्वल टू कितना था, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब इसमें से भी माइनस ही वाला हटा के यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि अगर कॉसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो तो हम कितना लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का था, ये तो पहले से याद है आपको, ये इंटीग्रेशन का है। वहाँ के बाद ऊपर हम कुछ लिखे नहीं हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन फार्मूला भी है, इंटीग्रेशन फार्मूला भी है, लेकिन यहाँ लिखे हैं इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा, इंटीग्रल फार्मूला सिर्फ यही वाला है ना। ये तो कंपेयर करते जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या था, सेक एक्स क्या था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। कुछ और फार्मूला जगह है यहाँ पे, लिख ही देते हैं, है ना। देखिए कौन कौन छूट गया, साइन हो गया, कॉस, टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक और कॉट, कॉसेक बच गया है ना, 3 2 5 तो हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ
cosec x कितना होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x कितना होता था बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c, 9 नंबर। ठीक है, ये सब फॉर्मूला लिखते जाइए 9 नंबर में। और क्या है, साइन इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, 10 नंबर। पहले इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन है ना। फॉर्मूला आप लिखते जाइए। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता था, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये दोनों फार्मूला सेम है ना, एक में साइन इनवर्स एक्स, एक में माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप देख लीजिएगा, दोनों यूज कर सकते हैं। 11 में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स सब में रहेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। आप यहाँ पाउज करके नोट कीजिए, कुछ फार्मूला और बचा हुआ है। 11 फार्मूला भी लिखे थे, अब 12वां। ठीक है, साइन कॉस tan इनवर्स लिखे थे, यहाँ सेक इनवर्स x dx ये मिलेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन फार्मूला भी लिखना जरूरी था ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता था, 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही था। हाँ, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। 13 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना था, माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, इसमें भी देखिए माइनस को हम इधर भेज दे रहे हैं यहाँ, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, एकदम सब वही चलते जा रहा है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इजिए। ठीक है। पूछेंगे एक चीज़ कि क्या पता चल रहा है ये सब देख करके अभी तक कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा होगा। तो उसको बताने और समझाने का कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है इन डिफरेंशिएशन का, है ना। क्योंकि उसमें कर्व दिया हुआ था, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग फाइंड करते थे, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, कर्व हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और फार्मूला से भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा
कि डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा है इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग प्रिमिटिव से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, इसमें डेरिवेटिव को दिया हुआ है तो प्रिमिटिव फाइंड कर रहे हैं। खैर 14 नंबर, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था? एक्स का यही तो होता था। इसका मतलब कि एक्स का अगर इंटीग्रेशन भी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमको यही चीज़ मिलेगा। ठीक है। 15 डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स लॉग ए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इंटीग्रेशन हम करें ए एक्स लॉग ए का एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना मिलेगा? ए एक्स प्लस सी। लेकिन अब इसी से एक और निकल गया कि अगर डिफरेंशिएशन हम करें ए एक्स बाई लॉग ए का, इस लॉग ए को इधर, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन अगर करें ए एक्स डी एक्स का तो कितना मिलेगा? ए एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ठीक है। 16 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना? 1 बाई एक्स। इसका मतलब कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है। 17 डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ 17 में क्या है? कुछ नहीं, सब हो गया। 16 फार्मूला है। चलिए, ये 3 एक्सरसाइज के लिए काफ़ी है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। ठीक है, आप पॉज करके नोट कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? फॉर्मूला लिख लिए हम लोग। अब एक्सरसाइज करेंगे 7.1। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो लगभग पूरा हो चुका है। जैसे अभी अभी हम लोग बताए थे, एक क्वेश्चन तो चलते ही आ रहा है पीछे से कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर किए तो 2x मिला। इसका मतलब हमको पता चला कि 2x dx का इंटीग्रेशन अगर करें तो हमको कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक, ये मिलेगा। ये तो पता चल गया हमको, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx क्या होगा भाई? अब इसमें क्या करेंगे? 9x4 dx। अब इसमें क्या करेंगे हम? ठीक है, तो अब इसमें कुछ अनुमान लगाएंगे हम। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला तो बता दिए हैं, सब भी यूज होगा। शुरू में जैसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो अब ये हमको क्या चीज़ दिया हुआ है? डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव होता है? तो किसका डेरिवेटिव होता है, अब कैसे सोचें? हमको तो सिंपल इतना पता है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो यहाँ x का पावर 2 हमको मिलेगा। इतना हमको पता है। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो इतना मिलेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम अनुमान लगा लिए, डायरेक्ट मेरा तुक्का सही बैठ गया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस सी। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे तो हमको ये पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x 5 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 5x4, लेकिन यहाँ तो 9x4 है। ठीक है,
तो हम किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि हमको ये वाला चीज़ मिले। ठीक, तो देखो डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, x5 का कर रहे हैं तब तो इतना मिल रहा है। अगर 5 को हटाना है तो नीचे और यहाँ 9 लाना है। अगर हम 9/5 से मल्टीप्लाई करके इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो देखो कितना मिल जाएगा हमको, 5x4 इंटू 9/5। 9/5 तो कांस्टेंट है ना, वो साइड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन खाली इसका होगा, तो यही तो मिलेगा। 5 से 5 खत्म, 9x4 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्रेंशिएशन हम किए 9x5/5 का, तो हमको कितना मिला, 9x का पावर 4। एक बार फिर से 9x का पावर 4 dx, ये क्वेश्चन है हमारा, इसका इंटीग्रल चाहिए। तो हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हमको ये f' बता दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, fx, मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये वाला जो है ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, प्रिमिटिव पूछ रहा है, तो किस प्रिमिटिव का ये डेरिवेटिव है, प्रिमिटिव फाइंड करना है हमको। ठीक है, ध्यान से करेंगे एकदम। तो ये फंक्शन कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ 9x का पावर 4 देखें, आगे वाला नंबर को तो दिमाग से निकाल ही देना है, वो तो चेंज होते रह सकता है। x का पावर 4 देखें हम, तो हमको पता चला कि डिफ्रेंशिएशन x का पावर 5 का करेंगे तो यहाँ पावर 1 घट जाता है, पता है सबको। तो डिफ्रेंशिएशन किए, ठीक है, x का पावर 5 का, 5x का पावर 4 मिला। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमको तो यहाँ लाना है 9x का पावर 4, तो यहाँ मिल रहा है 5x का पावर 4। तो हमको ये 5 हटाना है या 9 लाना है, तो 5 हटाने के लिए क्या कर दिया, 5 से डिवाइड और इधर 9 से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ इधर ही थोड़ी करेंगे, इधर भी तो करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड किए, 9/5 से मल्टीप्लाई, 9/5 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब 9x5/5 का डिफ्रेंशिएशन 9x4 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 9x5/5 प्लस c। ये है हमारा fx, ये वाला, और ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते थे। अभी हम बताए आपको कि xn dx का इंटीग्रेशन कितना होता है। सबसे पहला फॉर्मूला यही तो था, ठीक है, और हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, 9x4 का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 9 को बाहर कर दीजिए, 9 को बाहर कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, x4 dx। तो 9 इंटू xn dx का क्या हो जाता है, पावर, डिफ्रेंशिएशन में यहाँ से पावर आगे आके मल्टीप्लाई होता था और यहाँ पावर 1 घट जाता था। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पहले एक पावर बढ़ जाएगा और वही वाला पावर फिर आके नीचे डिवाइड होगा, ध्यान रखना है ये सब। तो इसमें क्या हो जाएगा, x का पावर 4 है तो x का पावर 5/5 प्लस c। इंटीग्रेशन सिंबल जैसे ही हटेगा, dx जैसे ही हटेगा, c लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हटता है तो dx भी हट जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। तो ये क्या हो गया, 9x का पावर 5/5 प्लस c, ये निकल गया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रल फार्मूला यूज करके कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो इसको बहुत सावधानी से करते रहना है। हाँ, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स थोड़ा सा एकदम, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इंटीग्रल इस तरह का दे सिंगल टर्म में, है ना, जैसा अभी तक हम बताते आए। ठीक है, इंटीग्रल ऐसा भी तो हो सकता है ना, sin x प्लस cos x dx, 2 टर्म रहे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है 5x³ 6x² 7x प्लस 10, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सिंपल बता दिया है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि
6x प्लस 3/2x+2, कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना। तो खैर अभी सिंपल फंक्शन का बात करते हैं हम लोग, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फिर अलग अलग चीज़ हो जाएगा, है ना, अलग रूल लगेगा। जैसे जिस प्लस से जुड़ा हुआ है, प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, माइनस से ऐसे जुड़ा हुआ है। मल्टीप्लाई से अगर जुड़ा होगा फिर उसके लिए रूल बदल जाएगा, ठीक है, देखेंगे। सिंगल वेरिएबल है तब तो फिर मल्टीप्लाई का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई में रहता तो क्या हो जाता, x³ x² x, तो तीनों मिलकर x का पावर 6 हो जाएगा, सिंगल टर्म बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है ना। लेकिन sin x इंटू कॉस एक्स रहेगा तो फिर वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन के लिए फिर अलग मेथड पढ़ेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहाँ हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं जो प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ फंक्शन है। तो इस तरह का क्या करेंगे, हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर f(x) प्लस gx ये दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे। तो इसको सिंपल बोला गया है कि इस तरह से खोल देंगे, f(x) का अलग करेंगे और gx का अलग करेंगे, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा उसको ऐसे लिख दिया है, प्लस c1, और इसका क्या मिलेगा, gx प्लस c2, और ऐसे लिखा जा सकता है f(x) प्लस gx प्लस c1 प्लस c2 को मिला के c। उसी तरह से यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए नहीं, तो इसको कर लीजिए। उसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं, है ना।